स्टूडेंट्स, हम जामिया 9th एंट्रेंस 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट किए थे और एक क्वेश्चन हमने सॉल्व भी किया था और एक टॉपिक के बारे में भी हमने डिस्कशन किया था, सोलर सिस्टम के बारे में। आज की इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा आपसे, फ्रॉम द बल्ज्ड पार्ट ऑफ द आई बॉल इज कॉल्ड। जो आई, हमारी जो आई का है, जो बल्जिंग पार्ट है, ठीक है, उस बॉल्स को हम क्या कहते हैं। तो आपको ह्यूमन आई के बारे में मालूम होना चाहिए, ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, ह्यूमन आई से रिलेटेड जितने भी जामिया 9th एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखो, ह्यूमन आई का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है। ह्यूमन आई में जो हमारा जो आउटर पोर्शन होता है, जो बल्जिंग पोर्शन होता है, जो हमें नज़र आता है बल्जिंग पोर्शन, इस पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। अच्छा, कॉर्निया के जस्ट पीछे एक हमारे पास एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है। आप सब लोगों की आइज़ में होता है रिंग टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आइरिस। ये होता है हमारे पास आइरिस। क्लियर? अच्छा, आइरिस के बीच में एक होल होता है, ठीक है, एक डार्क होल होता है, इसको हम बोलते हैं प्यूपिल। अच्छा, आइरिस की जस्ट साइड में कुछ मसल्स होते हैं हमारे पास, कुछ इस तरह की मसल्स होती है, इनको हम बोलते हैं सिलियरी मसल्स। क्लियर? और सिलियरी मसल्स का काम क्या होता है, ये आई लेंस को होल्ड किए हुए रखती है। इनके बीच में आई लेंस हमारा होता है। आई लेंस कौन सा नेचर का लेंस होता है हमारे पास? एक कन्वर्जिंग लेंस होता है, इसको हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ये हमारे पास कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर? अच्छा, तो ये हमारे, और इसके पीछे की तरफ हमारे पास एक पूरी स्क्रीन होती है, ठीक है। ये स्क्रीन होती है, इस स्क्रीन को हम बोलते हैं रेटिना। रेटिना। क्लियर? एक बेसिक सा स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। अच्छा, तो जो बल्जिंग पोर्शन होता है हमारी आइज़ का, जो उभरा हुआ पोर्शन आपको नजर आता है बाहर से, इसको हम क्या बोलते हैं? बल्जिंग पोर्शन को कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है। उसके पीछे एक रिंग होता है हमारे पास, उसको हम क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। ये जो रिंग होता है हमारे पास, इसको आइरिस। और इसके बीच में जो होल होता है हमारे पास डार्क, इसको हम प्यूपिल बोलते हैं। और जस्ट साइडों में सिलियरी मसल्स होती है ये हमारे पास, इन मसल्स को हम बोलते हैं सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स। अच्छा, सिलियरी मसल्स क्या करती है? आई लेंस को होल्ड किए हुए रखती है। ये आई लेंस होता है हमारे पास, प्रोटीन एंड लिपिड्स का बना होता है, इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, है ना। ये फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। इसके पीछे जो स्क्रीन होती है जहां पर हमारी इमेज फॉर्म होती है, उसको हम बोलते हैं रेटिना। क्लियर? यहाँ पर एक नर्व भी होती है, रेटिना से जुड़ी हुई एक नर्व होती है जो कि ब्रेन से कनेक्ट होती है, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक नर्व, जो कि सिग्नल पहुंचाती है ब्रेन तक कि हाँ इमेज फॉर्म हो रही है। अच्छा, और हमारे रेटिना की जो वॉल्स होती हैं, यहाँ पर कुछ सेल प्रेजेंट्स होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं रॉड शेप सेल और कोन शेप्ड सेल, ठीक है। रॉड शेप्ड सेल और कोन शेप्ड सेल, ये लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं हमारे पास, दो सेल्स। अच्छा, रॉड शेप्ड सेल का काम क्या होता है? ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट को डिफ्रेंशिएट कराता है कि कौन सी लाइट ज़्यादा ब्राइट है, कौन सी लाइट डिम है, ये इंटेंसिटी को डिफ्रेंशिएट कराता है। और कोन शेप सेल होता है हमारे पास, ये कलर को डिफ्रेंशिएट कराता है कि हम डिफरेंट तरह के कलर कैसे देख पाते हैं, तो वो कोन शेप्ड सेल का ही काम होता है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से यहीं से क्वेश्चन आता है जामिया 9th एंट्रेंस के अंदर। अच्छा, यहाँ पर लाइट सेंसिटिव सेल्स की बात हो गई, एक रॉड शेप सेल्स होते हैं हमारे पास और कोन शेप्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, कोन का काम सी फॉर कोन, सी फॉर कलर, ये कलर को डिफ्रेंशिएट कराते हैं। और रॉड शेप सेल होते हैं हमारे पास, जो लाइट की इंटेंसिटी को यानी ब्राइटनेस को डिफ्रेंशिएट कराते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास आई लेंस और रेटिना के बीच का जो रीजन होता है, यहाँ पर एक जेली लाइक सब्सटेंस फिल्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। तो विट्रस ह्यूमर कहाँ पाया जाता है? आई लेंस और रेटिना के बीच एक जेली लाइक सब्सटेंस पाया जाता है, उसको विट्रस ह्यूमर कहते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, जो हमारे पास कॉर्निया और आई लेंस के बीच का जो रीजन होता है, यहाँ पर भी एक जेली लाइक सब्सटेंस फिल्ड होता है, इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर कहाँ पाया जाता है? कॉर्निया और आई लेंस के बीच। विट्रस ह्यूमर कहाँ पाया जाता है? आई लेंस एंड रेटिना के बीच, ठीक है।
तो ये आई का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है। बाकी हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चंस में हमें क्या कहा गया है, फ्रॉम द बल्ज पार्ट ऑफ द आई बॉल इज कॉल्ड। ये जो बल्ज पार्ट होता है, ठीक है, आई बॉल के बाहर की तरफ जो बल्ज पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉर्निया बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज बाय अ फार्मर with a large farm to harvest his crop quickly and efficiently। अब इन सब में से कौन सी मशीन, ये सारी मशीन्स हैं हमारे पास, इन सब में से कौन सी मशीन्स, कौन सा टूल्स, ये हमारे पास फार्मिंग टूल्स हैं, इनमें से कौन सा टूल्स या कौन सी मशीन यूज़ करते हैं फार्मर लार्ज फार्म को हार्वेस्ट करने के लिए। हार्वेस्ट मतलब कटिंग करने के लिए, ठीक है, क्रॉप्स की कटिंग करने के लिए लार्ज फार्म से क्रॉप की कटिंग जल्दी और आसानी से करने के लिए फार्मर कौन सा टूल्स यूज़ करते हैं। तो फार्मर आज के टाइम पर यानी इफ़िशिएंटली एंड क्विकली की बात की, यानी मॉडर्न फार्मिंग टूल्स के बारे में बात चल रही है यहाँ पर। तो लार्ज फार्म को हार्वेस्ट करने के लिए क्विकली एंड इफ़िशिएंटली जो फार्मर यूज़ करते हैं वो कंबाइन मशीन होती है। क्लियर, ये 3 ऑपरेशंस एक साथ करती है, ठीक है। विनोइंग का ऑपरेशन भी करती है, विनोइंग मतलब धूल मिट्टी को अलग करना, ठीक है। थ्रेशिंग का काम भी करती है, थ्रेशिंग मतलब होता है हमारे पास सीड ग्रेन्स को स्टॉक से अलग करना, ठीक है। ये और ठीक है, आज के टाइम पर यही मशीन यूज़ की जा रही है। बहुत बड़े लार्ज फार्म को हार्वेस्ट करने के लिए कंबाइन मशीन यूज़ की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा लार्ज एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वाइब्रेट विल प्रोड्यूस। अगर साउंड का एम्पलीट्यूड लार्ज हो, एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं, जब साउंड प्रोड्यूस करते हैं हम तो मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, ऑसिलेशन करते हैं। तो मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेशन यानी मीडियम के पार्टिकल ने अपनी मीन पोजीशन से वो कितना ज़्यादा आगे पहुँचे, यानी कितना मैक्सिमम उन्होंने डिस्प्लेसमेंट किया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। तो जितना तेज़ी से हम बोलेंगे उतना ही पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, उतना ही एम्पलीट्यूड, बात समझ में आ रही है, उतना ही एम्पलीट्यूड आपका मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यानी लार्ज एम्पलीट्यूड अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो साउंड भी हमारा लाउड होगा। तो एम्पलीट्यूड अगर लार्ज होगा तो लार्ज एम्पलीट्यूड की वजह से लाउड साउंड प्रोड्यूस होगा। एम्पलीट्यूड डायरेक्टली डिपेंड करता है लाउडनेस के ऊपर। क्लियर। अच्छा, लाउडनेस को जो हम मेज़र करते हैं, यूनिट के अंदर मेज़र करते हैं, जिसको हम डेसिबल बोलते हैं। क्लियर। लाउडनेस की एसआई यूनिट काफ़ी बार पूछ ली जाती है। तो लाउडनेस की एसआई यूनिट क्या होती है, लाउडनेस की एसआई यूनिट होती है डेसिबल। क्लियर। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल्स का, और ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा यानी एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो लाउड साउंड प्रोड्यूस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप इसको नोट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बिटन इन टू थिन शीट। इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम पीट कर थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, मेटल की प्रॉपर्टी होती है। मेटल को हम पीट कर थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर। तो इनमें से आप देख लीजिए कौन सा मेटल है, जिंक। जिंक हमारे पास एक मेटल है, यस। जिंक को भी हम पीट कर थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फास्फोरस मेटल नहीं है, नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है। सल्फर भी मेटल नहीं है, ये भी नॉन मेटल होता है। ऑक्सीजन भी नॉन मेटल होता है, ठीक है। और मेटल की इस प्रॉपर्टी को थिन शीट में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी को हम मैलिएबिलिटी कहते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी और भी आपको याद रखनी है, मेटल को हम खींचकर फोर्स अप्लाई करके थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं। तो मेटल की ये 2 प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पीट कर थिन शीट में कन्वर्ट करने को हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी, और मेटल को फोर्स लगाकर स्ट्रेच यानी खींचकर पतले वायर में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। तो मेटल डक्टाइल भी होते हैं, मैलिएबल भी होते हैं। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बन सकता है आपके पास कि कौन से मेटल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट मैलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं। तो आपके पास गोल्ड हमारे पास सबसे ज़्यादा मैलिएबल भी होता है और डक्टाइल भी होता है ना। गोल्ड, सिल्वर,
गोल्ड, सिल्वर, ये मेटल्स होते हैं हमारे पास। जो गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल, 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर तक का वायर बना सकते हैं खींच के। सिल्वर भी आपने देखा होगा, चांदी का वर्क जो स्वीट्स के ऊपर लगा होता है वो बहुत ही पतला, उसको पीट पीट कर हम बनाते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी से? मैलिएबिलिटी से, ठीक है। सिल्वर को पीट पीट कर बहुत ही पतली शीट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये मेटल की प्रॉपर्टीज़ होती है। थिन शीट में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी को हम मैलिएबिलिटी कहते हैं, और वायर में ड्रॉ करने की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? डक्टिलिटी। और ये हमारे पास 2 मेटल ऐसे हैं जो मोस्ट डक्टाइल और मैलिएबल मेटल्स होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा है पॉप साउंड प्रोड्यूस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ विच गैस। कौन सी गैस पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है? तो ये प्रॉपर्टी होती है हाइड्रोजन गैस की। जब हम हाइड्रोजन गैस के नज़दीक बर्निंग कैंडल लेकर जाते हैं तो हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स होते हैं वो पॉप साउंड के साथ बर्न होते हैं। तो आप देख लीजिएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग है हमारे पास, ये टेस्टिंग से क्वेश्चन आया है। तो हाइड्रोजन गैस को चेक कैसे करेंगे कि हाँ वहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रही है? तो वहाँ पर एक बर्निंग कैंडल ले जाएंगे जलती हुई, और हाइड्रोजन गैस के बबल जो है पॉप साउंड के साथ बर्स्ट होते हैं। चलिए, थैंक यू।